हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो अगर पिछला चैप्टर याद हो तो हम लोगों ने वहां पर जो मोशन की बात की थी वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात की थी। मैं ये कहता था कि मेरी कोई एक्सिस होगी, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और कोई ओरिजिन होगा, और जो मेरा पार्टिकल होगा ये किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी पे जा रहा था, बी से किसी दूसरी पोजीशन सी पे आ रहा था। पर वो जब मूव कर रहा था तो हमेशा एक लाइन में मूव कर रहा था। जो एक लाइन में मूव करने का कंसेप्ट था वो हम लोगों ने अपना काम इजी करने के लिए रखा था। वास्तव में जरूरी नहीं है कि जो मेरा पार्टिकल हो ए से बी पे जाए तो बी सी लाइन पे हो। ये यहां से कहीं यहां जा सकता है, यहां से कहीं यहां जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक लाइन पे चलने का कंसेप्ट था वो खाली हम लोगों ने अपनी मैथमेटिकल ईज के लिए इंट्रोड्यूस किया था। यहां पर हम लोग उससे एक स्टेप आगे चल करके देखेंगे। वैसे तो प्लेन में भी चलना जरूरी नहीं है, वास्तव में मोशन थ्री डायमेंशनल है, मतलब जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन के प्लेन में ही चले, वो इससे बाहर भी निकल सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में प्लेन में मोशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर प्लेन में मोशन के बारे में बात करें तो एक प्रॉब्लम आ गई। यहां पर जब मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा था और मेरे पास एक पार्टिकल ए यहां पर था और मैंने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो +5 यूनिट हुआ। तो वन डायमेंशनल मोशन में तो सिंपल था, +5 का मतलब था कि 5 यूनिट, ये मैं पॉजिटिव साइड लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, 5 यूनिट इधर की तरफ गया और ये बी पे यहां कहीं पहुंच गया। लेकिन अगर मेरा मोशन प्लेन में अलाउड है और मैं कहूं कि ए से 5 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका मतलब वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब मैं टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं खाली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे करके काम नहीं चला सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि डिस्प्लेसमेंट 5 यूनिट हुआ। मुझे कहना पड़ेगा कि एक पार्टिकल ए से 5 यूनिट राइट हैंड साइड पे गया तो वो यहां पहुंचेगा। लेकिन अगर सपोज करो वही पार्टिकल ए से 5 यूनिट अपवर्ड्स गया तो किसी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए न सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है उनको हम वेक्टर कहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। स्केलर्स और वेक्टर्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्केलर्स का खाली मैग्नीट्यूड होता है जबकि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक और खास बात क्या है कि इन दोनों के एडिशन के तरीके अलग हैं। यानी कि सपोज करो मेरे पास 5 किलोग्राम वाटर था और इसमें मैंने 5 किलोग्राम वाटर और ऐड किया तो ये हमेशा ऐड अप होकर के 10 किलोग्राम वाटर होगा। इसलिए मास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल ए था, मैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लूं और ए पहले 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, कहीं यहां पहुंच गया, और यहां से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, किसी पोजीशन सी पे पहुंच गया, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर नॉर्थ मिलकर के 10 मीटर नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन होगी जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 होगा और ना इसका डायरेक्शन ईस्ट होगा ना इसका डायरेक्शन नॉर्थ होगा बल्कि कुछ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो वेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली स्केलर्स की तरह से ऐड नहीं होते, क्योंकि उनका डायरेक्शन होता है। इसलिए एक 5 यूनिट का वेक्टर
एक दूसरे 5 यूनिट के वेक्टर के साथ मिलकर के 10 यूनिट्स का भी हो सकता है। अगर मान लो दोनों 5 और 5 दोनों ईस्ट में चले होते तो 10 यूनिट्स का भी हो सकता है, 5√2 यूनिट का भी हो सकता है, ये 0 यूनिट का भी हो सकता है। जैसे सपोज करो पहले 5 मीटर ईस्ट में जाता ए से बी और फिर 5 मीटर वेस्ट में चला जाता तो वापस ए पे आ जाता, तो ये 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से वेक्टर जो है, जो नॉर्मल स्केलर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ देयर वे ऑफ एडिशन। तो अगर हम नेचर में देखें, मैंने डिस्प्लेसमेंट तो एक बार बताई ही, दूसरी और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये ब्लॉक रखा है, मैं इसको 10 न्यूटन से इधर ढकेलूं और तुम इसे 10 न्यूटन से इधर ढकेलो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो 20 न्यूटन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 + 10 ऐड होकर के 20 हो जाए, वो 0 न्यूटन हो जाएगा। ये सपोज करो मैं इस ब्लॉक को 10 न्यूटन से इधर ढकेलूं और तुम इस ब्लॉक को 10 न्यूटन से इधर ढकेलो, एक वही एक ईस्ट एक नॉर्थ, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड 10√2 न्यूटन हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट की तरह से एक वेक्टर है। तो बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग इस 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे वो वेक्टर्स होती हैं, वेक्टर्स की तरह से ऐड होती हैं। इस चैप्टर में चूंकि हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं, और मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन। तो मुझे ये दो वर्ड समझने जरूरी हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर क्या है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो फिर जैसे मान लो मेरे पास प्लेन है, तो जैसे मैंने यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइन किया था डायरेक्शन बनाने के लिए, ऐसे ही मैं प्लेन में एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूं। तो जहां पर ये दोनों एक्सिस कट करती हैं इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, और इस ओरिजिन से मान लो अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है तो इस ओरिजिन से P को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये पोजीशन वेक्टर कहलाती है। मेरा OP जो है ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो हम वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से लिखते हैं। यहां पर जो कि मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं यहां पे बोल्ड लेटर नहीं यूज कर सकता हूं। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इनके ऊपर एक एरो बना देते हैं। तो कोई भी चीज जो एनसीईआरटी में बुक में बोल्ड लेटर से लिखी है जिसके ऊपर एरो बना है वो एक वेक्टर है। अब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब सपोज करो मेरा पार्टिकल P अभी यहां था, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन चेंज होकर के कुछ यहां Q पे चली गई, तो जो उसका फाइनल पोजीशन है वो वेक्टर OQ है। ये OP क्या हो गया, मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया, और वेक्टर OQ क्या हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP हो जाएगा, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वेक्टर PQ हो जाएगी। यहां पर मैंने एक बात बोली नहीं, मैं अपने आप से कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। यहां पर जब भी मैं कोई वेक्टर OQ OP PQ लिख रहा हूं तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट OQ लाइन सेगमेंट OP या लाइन सेगमेंट PQ के बराबर है, और उसका डायरेक्शन O से Q, O से P या P से Q है। तो अगर मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट PQ हो जाएगा, इसका मतलब वो P से मूव करके इस पॉइंट Q की तरफ गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ स्केलर्स जो होती थी वहां पर मैग्नीट्यूड खाली सेम होता था। मतलब अगर मेरे पास दो बॉटल हैं और दोनों में 200 ग्राम वाटर है, तो मैं कहूंगा कि दोनों में वाटर का मास इक्वल है, लेकिन
वेक्टर्स के केस में खाली मैग्नीट्यूड इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। सपोज करो कोई एक पार्टिकल ए से बी की तरफ 5 यूनिट मूव करता है और कोई दूसरा पार्टिकल ए से सी की तरफ 5 यूनिट मूव करता है, तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है फिर भी ये इक्वल नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही पड़ेगा, एंड सेम डायरेक्शन। तो यानी कि सपोज करो हम और तुम यहां खड़े थे और मैं 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाऊं और तुम भी 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाओ, तो हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर हमारे डायरेक्शन डिफरेंट है, खाली मैग्नीट्यूड सेम है, या हमारे डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो उन दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। अगला जो कंसेप्ट आया वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो मैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी की तरफ 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता हूं टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको मैं वेक्टर ए बी भी डिफाइन कर सकता हूं या मैं इसको कोई दूसरा नाम दे सकता हूं। सपोज करो मैं इसको वेक्टर ए लिख दूं। तो नॉर्मली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं, पर इन जनरल जो हमारा वेक्टर लिखने का तरीका है वो कोई कैपिटल बोल्ड लेटर से या कैपिटल लेटर विद अ एरो ऑन टॉप ऑफ इट से शो करते हैं। सपोज करो मेरा ये वेक्टर ए है और मैं पूछूं ट्वाइस ऑफ ए कौन सा वेक्टर होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मॉड की तरह से शो करते हैं। तो अगर कोई मुझसे कहे कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, तो इसका मतलब हो गया मॉड b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए। तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर सपोज करो लैम्डा मेरा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो b इज इक्वल टू लैम्डा ए का मतलब है कि डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। अब सपोज करो मैं एक दूसरा केस लूं जहां पर मैं b को -2a लिख देता हूं। पिछली बार +2a था तो -2a कह दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस साइन का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो अगर मेरा वेक्टर a ऐसा है तो जो मेरा वेक्टर b होगा वो मैग्नीट्यूड में a से डबल लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। तो अगर मेरा लैम्डा नेगेटिव है तो b इज इक्वल टू लैम्डा a का मतलब हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन है और मॉड ऑफ b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। लैम्डा नेगेटिव तो माइनस लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा इनटू मॉड ए हो जाएगा। ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड या मॉड होगा उसको हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगला कंसेप्ट एडिशन ऑफ वेक्टर का है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से एडिशन करना सीखेंगे। हमारे लिए सबसे सिंपल एडिशन को विजुलाइज करने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट को विजुलाइज करना। तो सपोज करो मेरे पास कोई पार्टिकल था जिसका डिस्प्लेसमेंट पहले एक स्टेप में a यूनिट था, यहां पर a कोई वेक्टर है, और दूसरे स्टेप में b यूनिट था। तो कोई मुझसे पूछे जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट r है जो कि वेक्टर a और वेक्टर b का सम है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले वो यहां था, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन यहां से वो फाइनल पोजीशन यहां गया, तो ये वेक्टर आर जो होगा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली वेक्टर्स ऐड कर लेते हैं। इस तरीके को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। यानी कि सपोज करो मेरे पास कोई दो वेक्टर हो ए और बी, और मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसका एक साइड वेक्टर ए हो और दूसरा साइड वेक्टर बी हो, और टिप ऑफ ए टेल ऑफ बी के साथ कोइंसाइड करे, कोइंसाइड्स विथ टेल ऑफ बी। तो मैं वेक्टर ए बनाऊं, उसकी टिप से ही वेक्टर बी बनाऊं, तो टेल ऑफ ए से टिप ऑफ बी को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब जैसे मैंने दो वेक्टर ऐड किए, ऐसे मैं तीन वेक्टर ऐड कर सकता हूं। सपोज करो मुझे वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐड करने थे। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये ए बनाऊंगा, इसकी टिप से ये वेक्टर बी बना दूंगा, थोड़ा सा लंबा बन गया पर चलता है। तो ये जो वेक्टर आ जाएगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। मैं ये लाइंस नहीं बना रहा हूं, ये सब जगह पर ये लाइन है, यहां पर भी यहां पर भी। और अगर ये वेक्टर ए प्लस बी है और मैं इसमें ये वेक्टर सी ऐड कर दूं, तो ये नया जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि मैं टू एट अ टाइम एक एक करके ऐड करता जाऊंगा। मुझे अगर तीन वेक्टर ऐड करने तो पहले दो ऐड करो फिर उसमें तीसरा ऐड कर लो। मुझे चार वेक्टर ऐड करने तो पहले दो ऐड कर लो फिर उसमें तीसरा ऐड कर लो, और जब तीनों का सम आ जाए तो उसमें चौथा ऐड कर लो। इस तरीके से टू एट अ टाइम करके ऐड करता जाऊंगा। अब हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करूं तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा, और अगर मैं वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करूं तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। यहां पे मैं पहले ए बना रहा था उसके बाद बी बना रहा था, यहां पे पहले बी बना रहा हूं फिर ए बना रहा हूं। क्लियरली ये जो दोनों रिजल्टेंट हैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग गड़बड़ है बट दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। मैं कॉन्ग्रुएंसी से शो कर सकता हूं कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के होंगे। यानी कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए होगा। यहां पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर अगर मेरे पास ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये मेरा वेक्टर ए प्लस बी आ गया, और इसमें अगर मैं अपना वही वाला वेक्टर सी ऐड करूं तो ये वाला मेरा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसके ऑपोजिट अगर मैं सपोज करो पहले बी और सी को ऐड करता फिर उसमें ए ऐड करता, तो मेरा वेक्टर बी ऐसा है और वेक्टर सी ऐसा है। तो ये वाला वेक्टर मेरा वेक्टर बी प्लस सी बन जाता, और इसमें जब मैं वापस ए ऐड करता, मैंने ए और सी को आपस में पैरेलल ले लिया इसलिए वो आपस में कवर अप हो गए हैं, तो मेरा ये जो वेक्टर बनता ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बन जाता, और ये वेक्टर दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। यानी कि पहले ए और बी को ऐड करूं और फिर सी को ऐड करूं, या पहले बी और सी को ऐड करूं फिर ए को ऐड करूं, दोनों सेम चीज हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या आया
कि सपोज करो मेरे पास एक ये वेक्टर ए है। अगर ये वेक्टर ए है तो मैं एक दूसरा वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं -a, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अब मैं वेक्टर ए के साथ वेक्टर -a ऐड करूं तो मैं यहां से यहां गया और वापस यहीं आ गया, तो मैं जहां मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पहुंच गया। तो यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन चूंकि दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर ही होता है इसलिए मैं इसको 0 वेक्टर कहूंगा। तो अगर किसी वेक्टर में से अपने आप को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे 0 वेक्टर मिलेगा। 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है। अब इस 0 वेक्टर की कुछ खास बातें हैं, जैसे किसी वेक्टर ए में 0 वेक्टर ऐड करो तो वो ए ही बन जाएगा। 0 वेक्टर को एक बोल्ड होना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कर दिया है। 0 वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मुझे 0 वेक्टर ही मिलेगा, और किसी फाइनाइट वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी मुझे 0 वेक्टर मिलेंगे। अब अगला कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। तो जैसे मैंने पीछे -a देख लिया, वैसे ही अगर मुझे कहीं पर a -b करना हो तो इसका मतलब है वेक्टर a प्लस वेक्टर -b। तो एक तो तरीका क्या हो गया कि अगर सपोज करो ये मेरा वेक्टर a है, ये मेरा वेक्टर b है, मैं इतनी देर से यही दोनों वेक्टर ले रहा हूं, तो वेक्टर a -b का मतलब हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर -b। अगर b ऊपर की तरफ इस तरफ है तो -b नीचे की तरफ होगा। क्लियरली ये जो नया वेक्टर आएगा इसकी वैल्यू a -b आ जाएगी। ग्राफिकली वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका है। सपोज करो ये मेरा वेक्टर a है और मैं वेक्टर b को इस तरीके से रखूं कि वेक्टर a और वेक्टर b की टेल को इंसाइड करें। जब मैं एडिशन कर रहा था तो a की टिप पे b की टेल रख रहा था, लेकिन इस बार मैं a की टेल पे b की टेल रख रहा हूं, दोनों की टेल को इंसाइड करें। तो वेक्टर a -b का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर जो b की टिप से a की टिप की तरफ जाए। यानी कि ये जो वेक्टर आ गया ये वेक्टर a -b आ गया। ऑब्वियसली अगर a -b b की टिप से a की टिप पे जा रहा हो तो वेक्टर b -a जो होगा वो a की टिप से b की टिप की तरफ जाएगा, यानी कि इसी वेक्टर का ऑपोजिट हो जाएगा। जब मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहा होता हूं तो क्या करता हूं, दोनों वेक्टर की टेल्स कोइंसाइड कर देता हूं और फिर नेगेटिव वेक्टर की टिप से पॉजिटिव वेक्टर की टिप को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाता है। अगला कंसेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि ट्राइंगल लॉ से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। अभी तक मैं क्या कर रहा था कि वेक्टर a ऐसे बनाता था और वेक्टर b को a की टिप से b की टेल रख करके बनाता था। तो ये जो a की टेल है वहां से b की टिप को ज्वाइन करने वाला वेक्टर वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाता था। अब मैं क्या करूं, a को तो एज सच बनाऊं और b को भी इसी टेल से बनाऊं। यानी कि पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि मेरे पास दो वेक्टर होंगे, दोनों की टेल को इंसाइड करके मैं ये दोनों वेक्टर बना लूं। अब क्या करें, a के पैरेलल एक लाइन खींचें b की टिप से और b के पैरेलल एक लाइन खींचें
ए की टिप से और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। यानी कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक एज वेक्टर ए है और दूसरी एज वेक्टर बी है। तो इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का डायगोनल, ये डायगोनल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देता है। क्लियरली ये वही वेक्टर है जो मैं यहां पर बना रहा हूं, और वेक्टर ए माइनस बी जो होगा वो बी की टिप से ए वाला ऐसा डायगोनल हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया तो फिर से दोबारा समझा दूं। ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों की सेम टेल से ड्रॉ किया और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब इस टेल से जो बीच वाला डायगोनल होगा ये डायगोनल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, और अगर मैं बी से ए को ज्वाइन करूं या ए से बी को ज्वाइन करूं, ये रेस्पेक्टिवली वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ए हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं एक पैरेललोग्राम को यूज करके भी वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं। अब इस वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो सपोज करो ये मेरा बॉय है, ये जो मेरा डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ऑब्वियसली ये वाला वेस्ट हो जाएगा, और ये मेरा टॉप है स्काई की तरफ। तो जो मेरा रेन है वो 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ गिर रही है। तो अगर मान लो कोई विंड नहीं होती तो रेन की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड ही होती, लेकिन चूंकि यहां पर विंड मूव कर रही है इसलिए विंड की वजह से जो रेन की ड्रॉप्स होंगी ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करेंगी ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है तो ये भी वेक्टर की तरह से ऐड हो जाएगा। तो मुझे रिजल्टेंट क्या दिखाई देगा कि बारिश ऐसे नहीं गिर रही है, ना ही ऐसे चल रही है, बल्कि नेट जो मुझे रेन दिखाई देगी वो इस डायरेक्शन से आती दिखाई देगी, कुछ ऐसे आप इस लड़के के ऊपर पड़ेगी, जहां पर ये जो एंगल थीटा है वो इस एंगल थीटा के इक्वल होगा, और tan थीटा की वैल्यू छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 12/35 होगी। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाला साइड, पाई बेस, तो 12/35 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस लड़के को इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ थीटा टूवर्ड्स ईस्ट विद वर्टिकल, जहां पे थीटा की वैल्यू रादर tan थीटा की वैल्यू 12/35 है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बता पाएंगे। यहां पर उन्हें पूछा नहीं है, पर अगर सपोज करो पूछा होता कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग द बॉय, तो जो ये रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी निकालनी होती वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता। तो ऑब्वियसली यहां पर मेरा ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। ये साइड 35 है, ये 12 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √35² प्लस 12²। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ना होता तो क्या करेंगे ये अगले टॉपिक में सिखाएंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।